हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम डेनियल सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि डेनियल सेल कैसे बनता है और कैसे काम करता है। डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, कोई भी सेल है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने? दो इलेक्ट्रोड होते हैं। पहला होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। जो डेनियल सेल है दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, एक तो एनोड और दूसरा कैथोड। ठीक है, अब एनोड एनोड जो है वो किधर होता है, कैथोड किधर होता है। ठीक है, ये समझने के लिए हमें एक सिस्टम समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं लॉन सिस्टम। ठीक है, लॉन, LOAN। ठीक है, बोला नहीं है, LOAN, लॉन। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। लॉन का मतलब क्या होता है? लॉन का मतलब होता है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा हाथ। ठीक है, उल्टे हाथ पे लेफ्ट होता है, मतलब बाएं तरफ। बाएं तरफ। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण को हम यह भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीकरण जो है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ठीक है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ओके, ए का मतलब होता है एनोड। ठीक है, एनोड क्या है? इलेक्ट्रोड का नाम है। और एन का मतलब होता है नेगेटिव। एनोड को हिंदी में भी एनोड कहते हैं और नेगेटिव का मतलब होता है माइनस का आवेश। ठीक है, तो लॉन सिस्टम हमें यह बताता है कि डेनियल सेल के अंदर लेफ्ट में बाईं तरफ ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। वो इलेक्ट्रोड एनोड का होता है, उस तरफ जो इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है। अगर चार्ज की बात करें तो वहां पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस का होता है। ठीक है, क्योंकि एक बाईं तरफ है तो दूसरा दाईं तरफ भी होगा। तो इसके दूसरी तरफ क्या होता है? लेफ्ट का उल्टा राइट। राइट में क्या होता है? राइट मतलब दाईं तरफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन। इसका मतलब होता है अपचयन। जब ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना होता है तो रिडक्शन का मतलब उल्टा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। क्योंकि अगर कोई त्यागेगा इलेक्ट्रॉन तो दूसरी तरफ कोई ग्रहण करने वाला होगा, जब तो त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक है, ए मीन्स एनोड, एनोड का उल्टा कैथोड, सी, कैथोड। और कैथोड को हिंदी में भी कैथोड कहते हैं। ठीक है,
और कैथोड किसका नाम है? इलेक्ट्रोड का नाम है, क्योंकि इलेक्ट्रोड दो हैं, एक एनोड है एक कैथोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड होता है, और एन का नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव, पी POSITIVE, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है प्लस का आवेश। इसका मतलब जो दाईं तरफ है, जो सीधे हाथ की साइड है सेल के भीतर, वहां पर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रोड होता है वहां पर कैथोड होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, और जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। ये हमने सेल के अंदर कौन सी तरफ क्या क्रिया होती है उसके बारे में पढ़ा है। अब हम सेल के इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं कि सेल का जो इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड, वे कौन कौन सी धातु के बनाए जाते हैं। एनोड मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए कोई ऐसी धातु चाहिए जो इलेक्ट्रॉन शीघ्र त्याग दे, मतलब कोई क्रियाशील धातु चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कोई क्रियाशील धातु हम यहां Zn का यूज करते हैं। एनोड के लिए हम धातु है Zn, ये क्रियाशील धातु है, इसका यूज करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उनको ग्रहण कौन करेगा? तो कैथोड पर एक धातु है कॉपर, ठीक है, तांबा भी कहते हैं, इसे कैथोड इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, हम केवल बाजार से छड़ ला सकते हैं। ठीक है, जिंक की छड़ लेनी है, कॉपर की छड़ लेनी है। अब बनाएंगे कैसे कैसे? एक पात्र लेना है सेल में, ठीक है, जो भी सेल का पात्र है उसको लेना है, और उसमें हमें जिंक की छड़ रख देनी है। ठीक है, अब जिंक की छड़ है, इसका इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा? इस वीडियो से जो पहली वीडियो है उसमें बताया था कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में डुबा दिया जाए तो वो आवेशित हो जाती है। ठीक है, धनावेश आ जाए चाहे ऋणावेश आ जाए। तो ये छड़ है आपके जिंक की, किसकी छड़ है? जिंक की छड़, जिंक की छड़। ठीक है, इसी का लवण विलयन, जिंक का ही लवण विलयन हमने इसमें रख दिया ZnSO4। ठीक है, ZnSO4, क्योंकि लवण विलयन है इसलिए Zn+2 और SO4-2 की फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, लवण विलयन है, विद्युत अपघटय भी है, और ये Zn+2 और SO4 की -2 की फॉर्म में पाया जाता है। ये तो हो गया आपका एनोड, मतलब लेफ्ट वाला। अब बात करते हैं राइट पे, पहुंचते हैं। राइट पे जो हमको लेना है इलेक्ट्रोड, वो कैथोड वाला कॉपर का लेना है। एक पात्र लेना है इसके लिए भी। ठीक है, और उसमें आपको कॉपर की छड़ लगा देनी है। ठीक है, ये है कॉपर की छड़, Cu, कॉपर का मतलब Cu की छड़। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें कॉपर का ही लवण विलयन CuSO4, ठीक है, CuSO4 इसमें रख देना है, और धातु की छड़ को उसमें डुबा देंगे तो वो इलेक्ट्रोड बन जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड बन गया, ये एनोड बन गया, ये कैथोड बन गया। ठीक है, अब सेल में ऐसे थोड़ा नहीं होता कि दोनों
ये इलेक्ट्रोड अलग, ये इलेक्ट्रोड अलग, सेल तो एक जगह होता है, तो ये हमें छड़ मिलानी पड़ेंगी। ठीक है, इन छड़ों को हम मिला देंगे, और क्योंकि हमें विद्युत उत्पन्न करनी है, रासायनिक ऊर्जा, ये केमिकल है, ये मान लीजिए ZnSO4 भी केमिकल है और CuSO4 भी केमिकल है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करनी है, और यही काम आपके डैनियल सेल का है। ओके, और विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए हमें एक गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ता है। इन दोनों के जब मिलाते हैं तो बीच में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, जो हमें यह बताएगा कि धारा उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही है। अगर धारा थोड़ी सी भी उत्पन्न होती है तो इसमें डिस्टरबेंस, एक विक्षेप उत्पन्न होगा। ठीक है, अब हमने दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो मिला दिए, लेकिन धारा उत्पन्न फिलहाल नहीं होगी। कारण यह है कि ये जो एक परिपथ बना है ये खुला परिपथ है, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो मिल गए आपस में, लेकिन जो विलयन है ये अभी नहीं मिला है, और जब तक विलयन नहीं मिलेगा परिपथ बंद नहीं होगा और विद्युत उत्पन्न नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इस परिपथ को बंद कर देते हैं। बंद करते हैं हम एक लवण सेतु के द्वारा। ठीक है, ये एक लवण सेतु है जो दोनों हमारे लवण विलयन को मिला देता है, और इनके जो सिरे हैं यहां एक जेल भरा होता है। ठीक है, एक जेल भरा होता है आपके लवण सेतु में, इनके जो लवण सेतु के सिरे हैं इनमें, और उस जेल का जो नाम है वो है अगर जेल। ठीक है, अजीब सा नाम है, अगर जेल। ठीक है, और इसके अंदर एक विद्युत अपघटय होता है। लवण सेतु के अंदर एक विद्युत अपघटय होता है KCl। विद्युत अपघटय है तो K+ के फॉर्म में और Cl- के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटय वही होता है जो पानी में मिलने पर क्या हो जाए, अपने जो आवेश हैं उनमें टूट जाता है, प्लस में और माइनस में टूट जाता है, विद्युत अपघटय कहलाता है। अब बात समझते हैं, ये तो चित्र बन गया आपके सेल का। अब धारा कैसे उत्पन्न होगी, इसके अंदर ऐसी क्या क्रिया होती है, केमिकल किस प्रकार क्रियान्वित होते हैं कि धारा उत्पन्न हो जाती है। यह आपका जो इलेक्ट्रोड है वो है एनोड। ठीक है, लेफ्ट में, क्योंकि जो हमने बात बताई है ये बात यहां फॉलो करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। लेफ्ट में जो बाईं तरफ है, जो एनोड है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो होगा क्या, ये जो आपका Zn है, क्या है ये Zn, और ये क्या है Cu। ठीक है, लिखा भी हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे, यहां पे पहुंचेंगे, और ये ग्रहण करेगा। जिंक की तो समझ में आती है, जिंक धातु है और धातु इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है, लेकिन कॉपर धातु होती है तो इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रहण करेगी। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो आपका लेफ्ट साइड है वहां पर ऑक्सीजन होता है, जो आपका जिंक है, क्या है जिंक, ये रहा जिंक। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, -2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना देता है Zn+2। बहुत ध्यान समझना है, बहुत इंटरेस्टेड है। जो Zn है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Zn+2 बनाता है। ठीक है,
जो Zn+2 है वो आकर आपके विलयन में मिल जाता है। एक बार फिर, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसकी प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कहां? कॉपर की तरफ। कॉपर कैसे इनको ग्रहण करेगा उसको बाद में बताएंगे, पहले यहां समझेंगे। जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर यह Zn+2 बनाएगा। Zn जो है सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, दिवाली के पटाखे छूट रहे हैं, ठीक है, दिवाली के समय है, वो सॉलिड है और क्योंकि ये विलयन में मिल गया इसलिए ये एक्वियस हो गया। जो जलीय अवस्था में या विलयन के फॉर्म में पाया जाता है उसको हम एक्वियस कहते हैं, AQ लिखते हैं उसकी जो शो करते हैं। ठीक है, Zn+2 से मिल गया। और एक बात और समझनी है कि जो ZnSO4 है वो इस विलयन के अंदर Zn+2 और SO4-2 की फॉर्म में पाया जाता है। इसका मतलब ZnSO4 जब हमारा इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं गया था उस समय Zn+2 और SO4-2 बराबर मात्रा में थे। अब Zn+2 इसमें आ रहा है, इसका मतलब Zn+2 की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, क्या होगा इसमें बाद में बताएंगे, अब यहां चलते हैं। अब क्योंकि जो कॉपर है वो एक धातु है और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती। ठीक है, अब जो जिंक की तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको कौन ग्रहण करेगा? ठीक है, ये एक समस्या है, लेकिन समस्या का सॉल्यूशन करेंगे हम। कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट भी विलयन के अंदर Cu+2 और SO4-2 की फॉर्म में पाया जाता है। अब धातु तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगी, लेकिन जो इसके अंदर प्लस का आयन है और माइनस का आयन है। अब बताइए आप ही कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है, तो माइनस के आवेश को कौन ग्रहण कर सकता है? बिल्कुल सीधी बात है, माइनस के आवेश को प्लस का आवेश ग्रहण कर सकता है। इसलिए इस विलयन के अंदर से Cu+2 जाएगा कॉपर की छड़ पे इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे क्रिया क्या होगी? जो Cu+2 है जो कि विलयन के अंदर है इसलिए एक्वियस है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड धातु में बदल जाएगा और कॉपर धातु पे ये चिपक जाएगा। ये समझ लीजिए, इस प्रकार ये चिपक गया, जो छड़ है कॉपर की उसकी छड़ पे चिपक गया। छोटा सा पॉइंट है, अभी स्टार्टिंग है। एक बात समझना है, यहां से और यहां से एक इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर इसमें से कुछ कमी आती है। ठीक है, कमी क्या आती है? जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वे Zn+2 की फॉर्म में कहां आते हैं? विलयन के अंदर आ जाते हैं। मतलब आपकी छड़ घटती है। ठीक है, जैसे मोमबत्ती पिघलती है खत्म होती रहती है, ऐसे ही छड़ क्या हो रही है? इसमें कमी आ रही है, घट रही है। और उसका जो Zn+2 है, क्योंकि टोटल Zn है धातु है, ठोस है, वो किस में आ रही है? वो Zn+2 विलयन के रूप में बदल रही है। ठीक, और इस तरफ क्या हो रहा है? इस तरफ जो Cu धातु है वो बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि विलयन के अंदर से जो Cu+2 है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu की फॉर्म में इस कॉपर की छड़ पर चिपक रहा है। ओके, यहां तक क्लियर है? क्योंकि छोटा पॉइंट है, यही समझ लेंगे, आए को ये काम बड़ा होगा। धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे होगा ये कि कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, त्यागे जाएंगे, और ठीक है, और त्यागेगा कौन? जिंक की छड़। जिंक की छड़ रेगुलर इलेक्ट्रॉन त्यागती रहेगी और कॉपर जो Cu+2 है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता रहेगा। तो ये छड़ जो है घटती जाएगी और ये छड़ बढ़ती जाएगी। ठीक है, कैसे कैसे देखेंगे? धीरे धीरे छड़ जो है घटती जाएगी। ठीक है, इस तरफ, इस तरह, और
क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं और Cu+2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए छड़ जो है ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस तरह से मोटी होती जाएगी। ठीक है, और जिस समय ये जो जिंक की छड़ है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, आपका सेल खत्म। ठीक है, सेल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब सेल के दो भाग हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे कि सेल में जो Zn है वो घटता जाएगा, Cu बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जो जिंक है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसका जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उन्हें ग्रहण कर लेगा कौन? कॉपर की छड़। किसके द्वारा? Cu+2 के द्वारा। और ये सेल उस समय समाप्त हो जाएगा जब सारा Zn समाप्त हो जाएगा। अब एक चीज समझेंगे, क्योंकि सेल के दो भाग हैं, एक भाग तो ये रहा और एक भाग ये रहा। इस भाग में ऑक्सीकरण होता है और इस भाग में अपचयन होता है। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इस वाली जो आपका सेल है ये आधा सेल है, इसलिए आधे सेल को हम अर्ध सेल कहते हैं। ये भी आधा सेल है, इसको भी अर्ध सेल कहते हैं, तो इसे कहेंगे हम ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ठीक है, नाम याद रखना है, इसका नाम है ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ऐसे ही इसका नाम क्या होगा? अपचयन अर्ध सेल। अपचयन अर्ध सेल। ठीक है, इस आधे सेल का नाम क्या है? ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और इस आधे सेल का नाम क्या है? अपचयन अर्ध सेल। अब यह अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होता है, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Zn+2 की फॉर्म में पहुंच जाता है। तो क्योंकि ये ऑक्सीकरण की आधी अभिक्रिया है, इसलिए इस अभिक्रिया कहेंगे हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। इधर अपचयन होगा, Cu+2 जो है, जो कि विलयन में से निकलता है, दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cu धातु के रूप में, Cu सॉलिड के रूप में कॉपर की छड़ पे चिपक जाएगा। ठीक है, ये आपकी अपचयन अर्ध अभिक्रिया है, क्योंकि अपचयन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, यह आपकी अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। अब हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को जोड़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटाऊंगा कुछ इसमें से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देखेंगे दोनों अभिक्रिया को जोड़ेंगे। Zn-2e- = Zn+2। ठीक है, बहुत सी जगह ये जो -2 इलेक्ट्रॉन है ये इधर भी पहुंच जाते हैं। Zn = Zn+2 + 2e-। ठीक है, वो भी सही है और ये भी सही है, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। दूसरी है हमारी Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस = Cu। ठीक है, अब 2e से 2e कट गया तो क्या बचा? Zn प्लस Cu+2 = Zn+2 प्लस Cu। ठीक है, और ये हमारी सेल अभिक्रिया है। क्या है? सेल अभिक्रिया।
ठीक है, सेल अभिक्रियतक क्लियर। आगे बताते हैं इसके बारे में। अब हम देखेंगे धारा के बारे में। ठीक है, धारा की दिशा जाननी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं और इधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन की दिशा हमें दिख रही है, इलेक्ट्रॉन Zn इलेक्ट्रोड से Cu इलेक्ट्रोड की तरफ बह रही है, मतलब ये जो दिशा है ये वाली, ठीक है, ये किसकी है, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति कर रहे हैं, देखेंगे ये एनोड है, ये कैथोड है, एनोड से कैथोड की तरफ गति कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, हम बता रहे हैं शुरू से। ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं और इसमें मिल रहे हैं जाके। ठीक है, तो ये दिशा है, उल्टे से हाथ से सीधे हाथ की तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा है। और हम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, नहीं भी जानते तो जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की जो गति की दिशा होती है उसकी ही विपरीत धारा की दिशा होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे को उल्टी होती हैं, तो हम पता लगा लेंगे कि धारा की दिशा ये होगी, ये आपके धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा होगी। ठीक है, अगर हमको धारा की दिशा पता पड़ गई तो एक बात और, धारा सदैव आपके प्लस के आवेश से माइनस के आवेश की तरफ बहती है। धारा सदैव प्लस के आवेश से माइनस के आवेश की तरफ बहती है। ठीक है, आपने विद्युत में बहुत पढ़ा होगा, धारा प्लस से माइनस की तरफ बहती है। इसका मतलब धारा इधर से Cu की तरफ से Zn की तरफ बह रही है, इसका मतलब यहां पे प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस। प्लस का मतलब पॉजिटिव हो गया, और Zn की तरफ क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, एक बार फिर बता दूं मैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन Zn से Cu की तरफ बह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा आपकी हमारी हो गई Zn से Cu की तरफ। हमने निशान लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा ये वाली, ठीक है ना, ये वाली इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा है। और हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा होती है उसकी विपरीत दिशा होती है धारा की दिशा। तो धारा कैसे बहेगी हमारी? कॉपर से जिंक की तरफ। तीसरी बात ये जानते हैं कि धारा सदैव प्लस से माइनस की तरफ बहती है। इससे हमें पता पड़ गया कि जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उधर धनावेश है, प्लस का आवेश है, और जो आपका जिंक वाली साइड है वो माइनस की। ठीक है, जैसे कि हमने लॉन सिस्टम में पढ़ा है LOAN, जो लेफ्ट है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और वो एनोड होता है और वहां पर नेगेटिव आवेश होता है। नेगेटिव मतलब माइनस का। ठीक है, लॉन सिस्टम से मिलाएंगे क्योंकि ये हमारा एनोड है। क्या है? एनोड। तो इधर नेगेटिव आवेश होना चाहिए, तो बिल्कुल आवेश नेगेटिव है। ठीक है, चाहे ऐसे मान लीजिए चाहे ऐसे मान लीजिए कि धारा सदैव प्लस से माइनस की तरफ बहती है, तो हमारे लॉन सिस्टम से भी ये मैच खा रहा है। इसका मतलब धारा की दिशा हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है? एनोड है। ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड। और लॉन सिस्टम का विपरीत क्या है? लेफ्ट का राइट, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, और एनोड का कैथोड। ठीक है, और नेगेटिव का पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका कैथोड है। ठीक है, लिख दूंगा मैं, ये कैथोड इलेक्ट्रोड है। क्या है? कैथोड इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ये वाला
एनोड है, एनोड इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड क्या है? एनोड। ठीक है, अब हमारा लॉन्च सिस्टम पूरा मैच खा रहा है। देखेंगे लॉन्च सिस्टम से मिलाएंगे इसको। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, साफ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगली चीज वहां पर एनोड है, ठीक है, एनोड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, जो क्रियाशील है, ठीक है, वो एनोड में आएगा। और उधर नेगेटिव आवेश होता है, बिल्कुल नेगेटिव आवेश है। और इसका उल्टा भी, राइट में सीधे हाथ पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन मींस अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण की जाती है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और Cu+2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। और कैथोड है, कैथोड इलेक्ट्रोड है, नाम लिखा हुआ है। और उस तरफ पॉजिटिव आवेश होता है, प्लस का आवेश लिखा हुआ है कि धारा जो है प्लस से माइनस की तरफ जाती है। तो लॉन्च सिस्टम हमारा पूरा मैच कर रहा है, ठीक है। और लॉन्च सिस्टम से ही हम जो धारा की दिशा उसका पता लगाएंगे, ठीक है, सही है या नहीं है। ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा मानक है जिससे हम पता लगाएंगे कि हमारा जो सेल है जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही है या गलत है। ये तो टोटल हमारी बात हो गई सेल के बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सेल निरूपण, ठीक है। सेल को निरूपित करेंगे हम। और सेल का निरूपण हम किस प्रकार करेंगे? हम इतनी सारी क्रिया को, जिसको हम इतनी देर से कर रहे हैं, ठीक है, हम सेल निरूपण में एक छोटे से समीकरण में ही इसको लिख देंगे हमने ये किया है, ठीक है। सेल निरूपण का कैसे कैसे? ये जो हमारा एनोड इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये एनोड है, लिख देंगे कि एनोड उल्टे हाथ पे, और वहां पर माइनस का आवेश है, माइनस का आवेश है, ठीक है। ये हमारा ये वाला सेल हो गया। और बीच में लवण सेतु है, इसका नाम है लवण सेतु, ठीक है। लवण सेतु हमने बना दिया इसके बीच में, ये रहा लवण सेतु, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है? हमारा कैथोड इलेक्ट्रोड है, लिख देंगे हम कैथोड, ठीक है, हमने लिख दिया कैथोड। और कैथोड पे क्या है? प्लस का आवेश है, हमें लिखना पड़ेगा प्लस का आवेश है। अब हमें देखना है कि इस सेल में जो आधा सेल है हमारा एनोड वाला, उसमें होता क्या है? समीकरण में जाएंगे। जिंक जो है Zn+2 में बदलता है, तो लिख देंगे कि जो Zn है वो बदलता है Zn+2 में, ठीक। और कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे Cu+2, Cu+2 बदलता है Cu में, ठीक है। लिख सकते हैं ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, और ये सॉलिड है। और इसको एक सेल में बंद कर देंगे, तो ये हमारा सेल निरूपण हो गया। सेल हमारा इस प्रकार से निरूपित है, ठीक है। एक बार फिर बताता हूं, समझेंगे। सेल के जो उल्टे हाथ पे एनोड है और उधर माइनस का आवेश है। सेल के बीच में लवण सेतु है, दो डंडे लगा दिए उसके हमने। सीधे हाथ पे कैथोड है, ठीक है, कैथोड है, और उस पर प्लस का आवेश है, ओके। अब एनोड पर होता क्या है? एनोड पर समीकरण देखेंगे। Zn जो है Zn+2 में बदलता है, तो Zn डंडा लगाया, Zn+2 में बदल गया, ठीक है। और Zn जो है सॉलिड है, सॉलिड है, और Zn+2 एक्वस है, विलयन है। लवण सेतु तो सीधे जो आपका उल्टा हाथ है, ठीक है, उल्टा नहीं सीधा हाथ है। सीधा हाथ पे क्या होगा? Cu+2, जो Cu+2 है, डंडा लगाना है, Cu में बदलता है, किसमें? Cu में। और Cu+2 क्योंकि विलयन से आता है, Cu+2 विलयन से आता है, और Cu आपका सॉलिड वो बन जाता है। आपका ये सेल निरूपण है, ठीक है।
अब सारा काम समाप्त हो गया, बस एक काम बचा है। एक काम क्या बचा है कि लवण सेतु के क्या काम है। ठीक है, लास्ट का हमारा पॉइंट है लवण सेतु के कार्य है, और लवण सेतु के कार्य के बाद हमारा टॉपिक समाप्त, सेल का, डेनियल सेल समाप्त। लवण सेतु के कार्य, पहला कार्य तो आपने देखा ही है कि जो हमारा सेल है या हमारा परिपथ है उसको पूर्ण करने का काम किसका है, हमारे लवण सेतु का। तो पहला काम क्या है इसका, परिपथ को पूर्ण करने में पहला काम है परिपथ को पूर्ण करने में। ठीक है, दूसरा है, इसको बताएंगे अभी, विद्युत उदासीनता बनाए रखने में। ठीक है, अब परिपथ को पूर्ण करने में तो हमें समझ में आता है कि परिपथ को इसने पूर्ण कर दिया। अब विद्युत उदासीनता कैसे बनाए रखता है, कौन, लवण सेतु, तो इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो Zn इलेक्ट्रोड है, एनोड वाला इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, और जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन तो चले जाते हैं आपके कैथोड की तरफ। ठीक है, लेकिन Zn का Zn+2 आपका विलयन में पहुंच जाता है, इस विलयन में। तो धीरे धीरे सेल चलता रहेगा, सेल चलता रहेगा, सेल चलता रहेगा, और हर इलेक्ट्रॉन त्यागने पर Zn+2 इसमें बढ़ता रहेगा, Zn+2 इसमें बढ़ता रहेगा। ठीक, ऐसे उधर होता रहेगा। उधर क्या होगा कि Cu+2 इसमें से विलयन में से जाता रहेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता रहेगा, कॉपर बनता रहेगा और छड़ पर चिपकता रहेगा। ठीक है, एक बार फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, ग्रहण करने के लिए Cu+2 जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Cu+2 और कॉपर बन के छड़ पे ही चिपक जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये जो विलयन है Cu+2 और SO4-2 से बना हुआ है, बार बार सेल चल रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, Cu+2 उनको ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब Cu+2 की मात्रा इस विलयन में से कम हो रही है। जब Cu+2 की मात्रा इस विलयन में से कम होगी तो SO4-2 की मात्रा बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ज्यादा कौन दिखेगा इसमें, SO4-2, 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 चारों तरफ SO4-2। ठीक है, अब जब किसी की संख्या बढ़ जाती है तो किसको दबाता है, जिसकी संख्या कम है। ठीक है, अब SO4 की संख्या बढ़ जाएगी तो थोड़े बहुत जो Cu+2 बचे हैं उनको दबा के रखेंगे, उनको उनके घर से नहीं निकलने देंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, लेकिन जो ये SO4 हैं Cu+2 को उसे ग्रहण करने के लिए नहीं जाने देंगे, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा हो चुकी है और प्लस की संख्या को वो दबा के रखेंगे। ठीक है, इधर क्या होगा, Zn+2 की संख्या ज्यादा हो चुकी है, अब ऊपर से Zn+2 जब आएगा तो ये Zn+2 बहुत ज्यादा है, इन पे प्लस का आवेश है, ऊपर से प्लस का आवेश आएगा, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, भगाते हैं। ठीक है, तो Zn+2 जो आएगा उसको ये आने नहीं देंगे। ठीक है, मतलब ये जो लेफ्ट वाली साइड है Zn+2 को आने नहीं दे रही, ये वाली साइड Cu+2 को जाने नहीं दे रही। ठीक, ये Zn+2 को आने नहीं दे रहे और ये Cu+2 को जाने नहीं दे रहे। अब हमारी विद्युत बननी बंद,
क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन त्यागे नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करे जा रहे, तो धारा कैसे बहेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बहने से ही क्या बनती है? धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब समस्या बन गई, गंभीर समस्या, कि दोनों तरफ, इस तरफ Zn+2 ने अपनी संख्या अधिक होने का फायदा उठा लिया और इधर SO4 ने अपनी अधिक संख्या होने का फायदा उठा लिया। ठीक है, ये Zn+2 को आने नहीं दे रहे और ये Ca+2 को जाने नहीं दे रहे। अब एंट्री होती है किसकी? हमारे लवण सेतु में रखे KCl विद्युत अपघटक की। ठीक है, विद्युत उदासीनता कैसे बनाता है? अब आता है प्लस का आतंक है, यहां किसका आतंक है? प्लस का आतंक है। तो प्लस के आतंक को खत्म करने के लिए माइनस आता है, Cl-1 आता है और सब जितने भी Zn+2 सब को उदासीन कर देता है। ठीक है, सारे जितने भी Zn+2 हैं उनको उदासीन कर देता है। ठीक है, जगह नहीं बची है, मैं इस थोड़ी सी जगह में लिख देता हूं। ठीक है, आप समझ जाना। ठीक है, होगा क्या? जो आपके Zn+2 हैं, ये इसके नीचे लिखा है, ये जो मैं लिख रहा हूं इसके नीचे लिखा जाएगा। Zn+2 है, इनसे क्रिया होगी Cl- की, लेकिन Cl पे -1 होता है इसलिए 2 लेंगे, तो बन जाएगा ZnCl2। और क्योंकि जो Zn+2 है ये एक्वियस है और ZnCl2 सॉलिड है, तो ये ठोस अवस्था है, तो सारा सारा कहां बैठ जाएगा? तली में बैठ जाएगा और विलयन में से समाप्त हो जाएगा। Zn+2 जो है विलयन में से समाप्त हो जाएगा और आपके नीचे तली में बैठ जाएगा। ठीक है, इधर SO4-2 है, माइनस किससे उदासीन होगा? प्लस से, तो K+ पहुंचता है, सबको उदासीन कर देता है। कैसे कैसे? K+ SO4-2 से क्रिया करता है, क्योंकि इस पे -2 है तो 2 लेने पड़ेंगे, 2 एकम, 2 उदासीन करने के लिए। ठीक है, आवेश बराबर रहना चाहिए, तो क्या बनेगा? K2SO4, क्योंकि K+ जो है यहां पर विद्युत अपघट्य है, लेकिन SO4-2 जो है ये एक्वियस है और K2SO4 क्या आपका? सॉलिड है और सॉलिड के फॉर्म में ये आपके तली में नीचे बैठ जाता है। कौन? K2SO4। तो ये क्या है? ये तो है आपका ZnCl2 और ये क्या है? K2SO4, और सारा जो SO4 है वो आपका, उसका आतंक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो Zn+2 जो है विलयन में आ जाएगा, क्योंकि विलयन में उसको रोकने वाला अब कोई भी नहीं है, तो Zn+2 इसमें आता रहेगा। ठीक है, और इधर क्योंकि जितना भी SO4-2 जाया था वो उदासीन हो गया, अब इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो Cu+2 जाएगा और इनको ग्रहण करेगा और आपका चिपकता रहेगा किस पर? आपकी छड़ पर। ठीक है, धीरे धीरे क्रिया होती रहेगी, फिर समस्या बनेंगी तो लवण सेतु फिर काम करेगा, और जब हमारा एनोड का इलेक्ट्रोड, जिंक की छड़, जिंक का इलेक्ट्रोड पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, तो उस समय लवण सेतु कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो समाप्त हो जाएगा, तो सेल का जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने देखा भी होगा। ओके, तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।